आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी, साथ ही साथ कह लो मैक्रो भी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी ज्यादा की इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको पता है आपके एग्जाम के लिए अगर आपको पूरे मार्क्स लाने 80 आउट ऑफ 80 लाने, तो आप कहीं भी मार्क्स छोड़ नहीं सकते। कई सारे बच्चे बोले इंडियन इको का एक वन शॉट बना दो सर, बिल्कुल बनाएंगे। कई सारे बच्चे बोले मैक्रो का वन शॉट बना दो, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन वो लास्ट के 2 डेज में करेंगे। मतलब मैं बना दूंगा लेकिन लास्ट के 2 डेज में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज को रिवाइज कर रहे हैं ना। आज मैं आपको क्या बताता हूं, इंपॉर्टेंट डेट्स बता दे रहा हूं इंडियन इकोनॉमी की, जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको लाने पूरे 80 आउट ऑफ 80। बाकी जैसे ये कवर हो जाएगा देन हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डेट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है अध्याय 1, तो अध्याय 1 का मतलब क्या है, ये एक्चुअली इंडियन इको के हिसाब से है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ये प्लासी का युद्ध क्या है, देखिए एक्चुअली जो अंग्रेज आए थे इंडिया में, वो तो आ गए थे 1608 में। अंग्रेज कब आ गए थे, 1608 में आ गए थे। बट वो शुरुआत में जो इंडिया में आए थे वो बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने पहली बार कोई लड़ाई लड़ी बंगाल में, और किसी राजा को अपने अंडर लिया, किसी राज्य को अपने अंडर लिया, तो वो युद्ध था प्लासी का। अंग्रेजों ने पहला प्लासी का युद्ध जीता था, और फिर मानते हैं कि उन्होंने इंडिया पे क्या कर लिया, अपने आप को गुलाम बना दिया इंडिया का। सॉरी, उन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बना दिया। तो 1608 में आए, 1757 में लड़ाई लड़ी। ठीक है, उसके बाद 1757 के लगभग 1947 तक उन्होंने भारत को गुलाम बना के रखा। इस टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो ये लगभग 190 साल था। ठीक है, तो इसलिए मोटा मोटा बोलते हैं कि अंग्रेजों ने इंडिया पे 200 साल तक राज किया। लेकिन क्या अंग्रेज डायरेक्ट 1757 में आए थे? नहीं, उससे पहले आ चुके थे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आपसे पूछे अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम कब चालू की थी, जमींदारी सिस्टम, तो याद रखिए जमींदारी सिस्टम आया था 1793 में। भारत में रेलवे कब आई थी? देखो यहाँ पर दो चीज है, कई सारे बच्चे कहते हैं कि कंफ्यूजन है। रेलवे 1850 में आई थी, 1853 में आई थी। देखो भारत में एक्चुअली जो शुरुआत में रेलवे लाई गई थी, वो सामान को ढोने के लिए लाई गई थी, मालगाड़ी के तौर पर। तो रेलवे आ गई थी भारत में एक्चुअली 1850 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि मुंबई से थाने के बीच का रास्ता कब बना था, तो आपको उठाना 1853। तो दो चीज है डेट यहां पर, एक 1850 वाली पहली वाली कहलाएगी, और बंबई से ठाणे के जोड़ने वाली पहली रेल जो आई थी वो आई थी 1853 में। उसके बाद एक्चुअली बीच में पड़ता है अफ्रीका, और फिर ये इंडिया, और फिर यहां पर ये यूरोप। तो पहले क्या करते थे अंग्रेज जो तो पूरा अफ्रीका क्रॉस करके देन यहां पे आते थे, लेकिन बीच में यहां पर कहीं एक रास्ता खाली था, तुमने यहां पे क्या बनाई थी, नहर बनाई थी, और डायरेक्ट इंडिया आने लग गए। तो ये जो नहर बनाई गई थी उसे बोला गया था स्वेज नहर। स्वेज नहर का उद्घाटन कब हुआ था, 1869 में हुआ था। भारत की पहली जनगणना 1881 में हुई थी। भारत की पहली कंपनी टाटा की इंडिया में कब बनी थी, 1907 में बनी थी, जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, भारत का महाविभाजन वर्ष किसको बोलते हैं, 1921 को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, 1921 से पहले ध्यान रखना, 1921 से पहले भारत की जनसंख्या घटती और बढ़ती दोनों रहती थी। लेकिन 1921 एक ऐसा साल था जिसके बाद भारत की जनसंख्या कभी क्या नहीं हुई, घटी ही नहीं। उसके बाद लगातार भारत की जनसंख्या क्या होती रही, लगातार बढ़ती रही। तो ध्यान रखना 1921 के दो चरण निकल के आते हैं, एक 1921 से पहले का चरण, ठीक है, जिसमें जनसंख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिलते थे, और एक 1921 के बाद का चरण। तो इसे चरण क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं, सेकंड। और इसे क्या बोलते हैं, इसे चरण फर्स्ट कहते हैं। ध्यान रखना हुआ क्या था, दोबारा बताता हूं। हमारी जनसंख्या जो थी वो पहले ऊपर नीचे हो रही थी, कब, 1921 तक। लेकिन 1921 के बाद ऊपर ही हुई है, कभी नीचे। ये जो फॉल देख रहे हो, ये जो फॉल देख रहे हो, ये एक ही दो बार हुआ है, उससे के बाद कभी नहीं हुआ। तो इसलिए 1921 को महाविभाजन वर्ष भी बोला जाता है, क्योंकि उसके बाद आज तक कभी पॉपुलेशन घटी नहीं है। इसी के साथ कुछ डेट, भारत में टाटा द्वारा एयरलाइंस कब शुरू करी गई थी, 1932 में, जैसे बाद में इंडिया ने ले लिया।
मतलब भारत सरकार ने इसको नाम एयर इंडिया रखा और हाल फिलहाल 1 साल पहले उसे दोबारा से टाटा को बेच दिया है। ठीक है। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943। भारत को आजादी कब मिली? 1947। ये डेट तो सबको याद होनी चाहिए भाई, है ना। भारत की आधिकारिक जनगणना जो हुई थी आजादी के बाद वो 1951 में हुई थी। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर 2 से भी कुछ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, पहली तो आई थी 1948 में। और अगर आपसे पूछे कि दूसरी बार कब हुई थी, तो दूसरी बार जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। यहां पे डेट दी है क्या? ये रहा, देखो यहां दी हुई है, 30 अप्रैल, दूसरा औद्योगिक नीति। तो पहली ये रही और दूसरी ये रही। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। क्या अब योजना आयोग काम कर रहा है? नहीं जी, योजना आयोग अब काम नहीं कर रहा है। योजना आयोग की जगह अब कौन आ गया है? नीति आयोग आ गया। कब? 2015 में ये आ गया। योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया। अब इंडिया में योजना आयोग काम नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट आपको पता होना चाहिए, भारत में योजना आयोग क्या करता है? भारत में योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था। भारत ने जो पंचवर्षीय योजना बनानी सीखी वो यूएसएसआर को देख के सीखी, या कह लो उनको देख के कॉपी की। उन्होंने अपने यहां पर कब करा था? 1928 में पंचवर्षीय योजना अपनाई थी। और उसके बाद इंडिया ने कब अपनाई जाके अपने देश में? 1951 में पंचवर्षीय योजना अपनाई गई। और पहली पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग था 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। इसके बाद हर 5 साल बाद कंप्लीट होती थी एक पंचवर्षीय योजना। जैसे ये डेट खत्म हुई तो 1 अप्रैल 1956 को दोबारा चालू हो जाएगी और 61 तक चलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी रहा 2-3 बार कि पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल नहीं चल पाई। एक बार ऐसा हुआ कि 3 साल चली, एक बार ऐसा हुआ कि 2 साल चली, और एक बार ऐसा हुआ कि 1 साल चली। क्या अब भी पंचवर्षीय योजना चलती है? नहीं जी। इंडिया ने जो 12th पंचवर्षीय योजना चलाई थी, 12th, कब? 2012 से 17 के बीच। उसके बाद पंचवर्षीय योजना बनाना बंद कर दिया। अर्थात नीति आयोग आया था, नीति आयोग आने के बाद फिर तो पंचवर्षीय योजना बनी नहीं। तो इन्हीं के बीच नीति आयोग आता है, इसलिए पंचवर्षीय योजना अब देश में नहीं बनती है। ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति का पहला चरण कब चालू हुआ था? 66 से 75। दूसरा चरण 75 के बाद 85 तक। ठीक है। ये रात 1970 के मध्य 1980 के मध्य हरित क्रांति का दूसरा चरण। ये मैं बता चुका हूं। नीति आयोग कब आया था? 2015 में आया था। करंट वाली गवर्नमेंट लेके आई थी, तो ये डाटा तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ अगला अध्याय 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट है? देखो, गेट कब बना था? आपको पता होगा WTO, लेकिन WTO से पहले ये तो क्या था? GATT था। कब बना था? 1948 में। देश के रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। MRTP अधिनियम बाद में से प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले मोनोपोली लाया था कि इससे हमारे से कोई भी कंपटीशन नहीं करेगा, उसके लिए एक एक्ट बनाया था, विदेशी कंपनियों को इंडिया में आने नहीं देंगे। तो वो कब आया था? 1970 में आया था। भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? 1981 में अपनाई। इससे पहले पाकिस्तान ऑलरेडी अपना चुका था 1988 में। और चाइना, ये तो पाक की बात कर रहा हूं, और जो हमारा चाइना है वो 1978 में क्या लेके आया था? अपनी चाइना की बात कर रहे हैं, आर्थिक नीति लेके आया था। ठीक है। भारत कब लाया? 1991 में। उसके बाद 24 जुलाई, यहां पे घोषणा की बात हो रही है और यहां पे नीति की पहल की बात हो रही है। 1995 में, ध्यान रखना, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? WTO रख दिया गया। तो WTO कब आया? 1995 में आया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, और उस टाइम पर उसके कितने देश थे, सदस्य देश थे WTO के? विश्व व्यापार संगठन के देश कितने थे? 164 थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डेट यहां पर आ रही है। भारत में जो करंट गवर्नमेंट चल रही है वो कब आई थी? 2014 में आई थी। तो उसने जितनी पॉलिसी आज तक लागू करी है वो जरूर पढ़ लेना। करंट गवर्नमेंट को अपना काम याद करवाने में बहुत अच्छा मजा आता है, विच मींस जो भी चल रही थी उस गवर्नमेंट को। तो अभी जो गवर्नमेंट करंट में चल रही है उसका डाटा आपको याद होना चाहिए। तो देखो, पहला डाटा आ गया, जनधन योजना 2014 में आई थी। इसका मतलब था खाते खुलवा लो, खाते खुलवा लो, खाते खुलवा लो। खाते ज्यादा खुलेंगे तो लोग जमा करेंगे, पैसे जमा करेंगे तो बैंक में पैसा ज्यादा हो जाएगा, डिपॉजिट ज्यादा हो जाएगी, तो
हम लोन क्या दे पाएंगे, ज्यादा दे पाएंगे। जनधन खाता योजना ये थी। मेक इन इंडिया आई थी 2014 में, कि विदेशों से बनी हुई चीज ना लेकर किसी को भी कुछ भी प्रोडक्शन करना है, इंडिया में बनाओ, मेक इन इंडिया। भले ही चाइना का फोन यूज करो, लेकिन चाइनीज कंपनी को बोल दिया कि अगर आपको बनाना है, बेचना है इंडिया में, तो बनाना कहां पड़ेगा, इंडिया में। इससे दो फायदे, इंडिया का जीडीपी बढ़ जाएगा और इंडिया के लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। ठीक है। उसी के बाद 2015 में नीति आयोग आया था, पता है आपको। 2016 में नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन किया गया था। 500 और 1000 के नोट को भारत ने अपने देश में पहले बंद करा, फिर बाद में 500 के नए नोट निकाले गए। ठीक है। 2017 में जीएसटी संसद में पारित हुआ, मार्च में। जुलाई 2017 को जीएसटी क्या हो गया, भारत में लागू हो गया। जीएसटी का मतलब क्या होता है, कई सारे टैक्सों को मिलाकर, गुड्स सर्विस टैक्स मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू होता है। हर चीज पे एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। लेकिन अल्कोहल और पेट्रोल को छोड़ दिया जाए तो उन पे आज भी पुराने वाली व्यवस्था से ही टैक्स लगता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। चलिए, 3 चैप्टर तक ये डेट थी, आपको याद रखनी थी। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, उसका दृष्टिकोण जो था वो क्या था, विकास का था दृष्टिकोण। लेकिन अगर मैं ये भी बता दूं तो इसका जो उद्देश्य था वो कृषि को समर्पित था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है जिसमें लिखा नहीं है, उस औद्योगिक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था वो गरीबी का उन्मूलन था, गरीबी हटाना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना था। ऐसे अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के अलग अलग कार्यक्रम थे, आप पढ़ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट डेट यहां पर है, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लेके आए थे, जिसमें सरकार ने एक योजना बनाई कि रूरल एरिया में, गांव इलाकों में लोगों को रोजगार मिल सके। तो काम ही कर रहे हैं भाई, ठीक है। लोगों को रोजगार मिल सके तो उसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई कि गांव के लोगों को काम करना पड़ेगा, हमारे पास रजिस्टर कराओ और हम आपको काम देंगे। भले गांव का तालाब बनाओ, गांव का स्कूल बनाओ, गांव की सड़क बनाओ, लेकिन और अगर हम काम नहीं दे पाए 100 दिन का, कितने दिन का, 100 दिन का, तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, फ्री के पैसे देंगे। ठीक है। ये डेट्स है, कुछ याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। ठीक है। ओके। एक यहां पर यह है, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, जिसमें सभी गरीब परिवारों को सस्ता अनाज 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। आज के टाइम में अभी ये फ्री चल रहा है, बट कब आया था, 2013 में आया था। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, इंपॉर्टेंट सबसे डेट कब आई थी, यहां पर 2009 में। जो मैं अंडरलाइन या टिक लगा के मैंने एक्सप्लेन करें वो इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। डेट तो कई सारी आपको पढ़नी सारी हैं, लेकिन कौन सी आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, अगर मैं जिसके बारे में बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है। ओके। 2014 में WHO ने भारत को क्या कर दिया था, पोलियो मुक्त घोषित करा था। करंट की गवर्नमेंट ने बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था 2015 में। ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम जाते हैं तो देखो यहां पर एक डेट दिया है 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या था, आजादी के बाद कई सारे बैंक खुल रहे थे, प्राइवेट गवर्नमेंट, लेकिन 1969 में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सारे बैंकों को मर्ज करके हम एक ही बैंक रखेंगे, विच मींस उसे कौन कंट्रोल करेगा, उसे कंट्रोल करेगी देश की सरकार। तो सरकार कंट्रोल करेगी तो उसे क्या बोला गया, राष्ट्रीयकरण। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, ये इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड क्या होता है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी साख के लिए संस्थाएं चल रही उनको कंट्रोल करने का मतलब नाबार्ड, मतलब रूरल एरिया का एक तरह से आरबीआई होता है ये। ठीक है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह की शुरुआत कब हुई थी, 1990 में। 1991 से लेकर 2003 तक स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है। स्वर्णिम क्रांति मतलब इसको आप कह सकते हो हॉर्टिकल्चर के लिए चालू किया गया था। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन दिए हुए हैं कि किसका फुल फॉर्म क्या है, जैसे AICTE
ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, जिसे हिंदी में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ही बोलते हैं। एक काम करते हैं, ये वाली पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इंडियन इको और मैक्रो के, वो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगले पार्ट में उसी पीडीएफ के अंदर आपको देखना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले हम उसके मैक्रो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके इंडियन इको के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वही कहलाएंगे हमारे वन शॉट। तो उसको आप पढ़ना चालू कर सकते हैं, और अगर आप मुझे बता देंगे कौन से क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।